नेपाल में बुधवार को सामान्य स्थिति बहाल होती नजर आई और उसके बाद आज 6 बजे कर्फ्यू हटा दिया गया था। और अब बड़ी खबर आ रही है कि नेपाल में कर्फ्यू शुक्रवार तक जारी रहेगा। कर्फ्यू आज सुबह 10 बजे से लेकर कल सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया गया। हालांकि जरूरी सेवाओं, सरकारी कर्मचारियों और फ्लाइट टिकट वाले यात्रियों को आने जाने की छूट होगी। बाकी की चीजों के लिए यहां पर सब कुछ बंद रहेगा, यानी कि जो कर्फ्यू है वो आज सुबह 7 बजे से कल 10 बजे तक, यानी कि कल शुक्रवार तक बढ़ा दिया गया। वहीं मध्य प्रदेश के कटनी में जिगरी दोस्त की घिनौनी करतूत ने सीआरपीएफ के जवान की जान ले ली। सुकमा की बात करें, जहां पर तैनात जवान ने सर्विस राइफल से खुद को गोली मार दी। सीआरपीएफ हवलदार नीलेश गर्ग की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। नीलेश गर्ग की आत्महत्या का कारण पता चला तो सनसनी फैल गई, क्योंकि नीलेश का जिगरी दोस्त सोनल बिलैया उसकी पीठ पीछे छुरा घोंपने की साजिश रच रहा था। नीलेश की पत्नी को पिछले कई दिनों से ब्लैकमेल कर रहे सोनल ने हद तब पार कर दी जब नीलेश को उसकी पत्नी के आपत्तिजनक एडिटेड फोटो भेज दी, जिससे आहत होकर हवलदार नीलेश ने खुदकुशी कर ली। परिजनों और पत्नी से पूछताछ के दौरान पूरे मामले का खुलासा हो गया और नीलेश से मिले सुसाइड नोट से पूरी जानकारी निकलकर सामने आई। पुलिस ने फौरन आरोपी सोनल बिलैया को गिरफ्तार कर लिया और उसका फोन जब्त कर लिया। यूपी के लखीमपुर खीरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मादा तेंदुए ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया। हालांकि बाद में एक्शन में आए वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ लिया। ये हमला उस वक्त हुआ जब ग्रामीण अपने खेत की तरफ जा रहा था, तभी एक तेंदुए ने उस पर हमला बोल दिया। हमले के वक्त तेंदुए के साथ 2 छोटे शावक भी खेत में देखे गए। तेंदुए के हमले से घायल हुए शख्स को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। लेकिन इस हमले की सूचना गांव वालों ने वन विभाग को दी तो तुरंत वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और पिंजरा लगाकर कुछ देर बाद मादा तेंदुए और दोनों शावकों को पकड़ लिया, जिससे गांव वालों को तेंदुए के आतंक से राहत मिली। बता दें कि लखीमपुर खीरी में पहले ही तेंदुए का आतंक देखने को मिला था, लेकिन इस बार वन विभाग की टीम ने समय रहते तेंदुए को पकड़ लिया। वहीं बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर अपराधियों का तांडव देखने को मिला। यहां पर एक शख्स की सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। हत्या की वारदात को राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास अंजाम दिया गया, जहां बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने राजकुमार राय नाम के शख्स पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। राजकुमार की हत्या के पीछे क्या वजह है, ये अभी साफ नहीं है। जानकारी के मुताबिक राजकुमार आरजेडी पार्टी से जुड़े हुए थे और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। राजकुमार उर्फ आला राय और ये राघवपुर वैशाली के रहने वाले, इनको गोली मारी गई थी। उसके उपरांत इनको इलाज के लिए ले जाया गया और इलाज के क्रम में इनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस ने वारदात वाली जगह से 6 खोखे बरामद किए हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है। पटना के बख्तियारपुर में उस वक्त एक अजीब वाकया देखने को मिला जब अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला रोककर उनसे लाइब्रेरियन की भर्ती को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिए। हालांकि अभ्यर्थियों के सवाल का जवाब सीएम नीतीश कुमार से देते नहीं बने। सर सुनिए ना सर, एक मिनट सर, हम लोग लाइब्रेरियन के लिए आप जो नोटिस दिए थे अभी तक इसका कोई प्रोटेक्शन नहीं आया है। बिहार लाइब्रेरी का कब तक होएगा? प्रणाम सर, कब तक होएगा ये बताइए। जैसे ही अभ्यर्थियों ने ये सवाल दागा, सन्नाटा छा गया। क्या आपने बताया था कि 6500 हमने पद निकालेंगे? सर वो अभी तक उसका नोटिफिकेशन आया नहीं है सर। जब जवाब देते नहीं बना तो अधिकारियों ने अभ्यर्थियों से सिर्फ इतना कहा कि लिखकर दे दीजिए, जल्द वैकेंसी निकाली जाएगी, जिसके बाद नीतीश कुमार वहां से चले गए। कोई सूचना नहीं है। बता दें कि नीतीश सरकार ने सभी सरकारी हाई स्कूल में 6500 लाइब्रेरियन की भर्ती निकालने की बात कही थी, लेकिन अभी तक ये भर्ती नहीं आई है और चुनाव शुरू होने वाले हैं। ऐसे में ये भर्ती आएगी भी कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। और अब खबर तेलंगाना के निर्मल जिले से, जहां के एक गांव में आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 3 किसानों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये सभी किसान अपने कपास के खेत में काम कर रहे थे जब ये दुर्घटना घटी। गांव में पसरा सन्नाटा इस बात की तस्दीक कर रहा है कि यहां कोई बड़ा हादसा हुआ है।
बताया जा रहा है कि तेलंगाना के निर्मल जिले में पड़ने वाले कुमेन्ना एंगलापुर गांव में तीनों किसान अपने कपास के खेत पर काम के बाद घर वापस लौट रहे थे। कई दिनों से इस इलाके में जमकर बारिश हो रही थी और माना यह जा रहा है कि बारिश के इस मौसम में आकाशीय बिजली का शिकार ये तीनों किसान हुए हैं। इस घटना की जानकारी जैसे ही आसपास के लोगों को लगी, वो घटना स्थल पर पहुंचे तो तीनों किसानों को मृत अवस्था में पाया। दुर्भाग्य की बात यह रही कि गांव के पास पड़ने वाली टोटी नदी बारिश के चलते उफान पर थी, लिहाजा एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाई और समय पर इलाज भी इन तीनों किसानों को नहीं मिल पाया। बहरहाल इस दर्दनाक घटना से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। देखिए, आमतौर पर बाघ और तेंदुए के हमले वाली तस्वीरें सामने आती रहती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के सीधी में बाघों की मन को मोह लेने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें सीधी के संजय टाइगर रिजर्व की हैं, जहां बाघ रैंप वॉक करते नजर आए। इस मतवाली चाल को जिसने भी देखा, बाघों ने उसका मन मोह लिया। आप देख सकते हैं कि किस तरह बाघ मस्ती करता नजर आ रहा है। एक तस्वीर में बाघ अनोखे अंदाज में नहाते हुए भी दिखाई दे रहा है, तो दूसरे में जमाई लेता दिख रहा है, जैसे मानो बाघ अटखेली कर थक गया हो और अब उसे आराम की जरूरत हो। संजय टाइगर रिजर्व में बाघ की मस्ती करते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तो वहीं नेपाल में हुए हिंसक प्रदर्शन का असर अब भारत नेपाल के बॉर्डर पर भी दिखने को मिल रहा है। इस प्रदर्शन की वजह से सैकड़ों ट्रक सड़कों पर ही फंसे हुए हैं। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ ट्रकों की लाइन नजर आएगी। जिस जगह ये ट्रक खड़े हैं, ये बहराइच और नेपाल का बॉर्डर है। लेकिन नेपाल में भड़की हिंसा की वजह से 500 से 600 ट्रक पिछले 3 दिन से यहीं फंसे हैं। कोई बातचीत बन गई है, लड़ाई दंगा हो गया नेपाल में। ये गाड़ियां अंदर जा नहीं रही हैं, पास नहीं हो रही। कम से कम होंगी, कम से कम 500-600। इनमें से कई ट्रक 4 दिन से यहाँ फंसे हुए हैं, लेकिन हालात कब ठीक होंगे कोई नहीं कह सकता। आज चौथा दिन हो गया है खड़े हुए यहाँ पे। अभी भी कल यहाँ अंदर दंगा हुआ है। ये सभी ट्रक किसी न किसी सामान से भरे हैं, जिन्हें नेपाल पहुंचना था, वहां सामान छोड़कर वापस आना था। तो आलू लेके आया था, तीसरा दिन है हम लोगों को। गाड़ी हमारी नेपाल बॉर्डर पे चली गई, गाड़ी पास हो गई, लेकिन पास होने के बाद वहाँ दंगा हो गया, आग वाग लगाने लगे। जब अब उन्होंने भगा दिया, गेट खोल दिए। अब सवाल यह है कि आखिर ये लोग कब तक यहाँ ऐसे ही फंसे रहेंगे, क्योंकि जिस तरह के हालात नेपाल में इस वक्त हैं, वो जल्द ठीक होने वाले नहीं हैं। वहीं ट्रकों में रखे सामान के खराब होने का भी डर है। वहीं देखिए, नेपाल में हिंसक प्रदर्शन में पश्चिम बंगाल के दासपुर के करीब 100 से अधिक परिवार टेंशन में हैं, जिनके अपने नेपाल में फंसे हुए हैं। लेकिन तस्वीरें नेपाल से भी सामने आ रही हैं, वो धड़कनें बढ़ा देने वाली है। जो तस्वीरें नेपाल से आ रही हैं वो डराने वाली हैं, जिन्हें देखकर पश्चिम बंगाल के दासपुर के 100 से ज्यादा परिवारों का दिल बैठा जा रहा है। किसी का बेटा फंसा है तो किसी का पिता और किसी का पति। यहाँ हर कोई अपने करीबी रिश्तेदार को लेकर चिंतित है, क्योंकि नेपाल में जो घटनाक्रम बदला है उससे ये तमाम परिवार डर के साए में जी रहे हैं, कहीं इनके अपनों के साथ नेपाल में कोई अनहोनी न हो जाए। दरअसल नेपाल में एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो कारोबार करते हैं। तो वहीं बिहार के नवादा में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के पहुंचते ही सियासी माहौल तब गर्म हो गया जब उनके स्वागत में आए कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी के दौरान उन्हें सीएम बनाने की बात कह डाली। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का काफिला जैसे ही कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचा, नारेबाजी शुरू हो गई। यहां तक कि बिहार का सीएम कैसा हो, नित्यानंद राय जैसा हो की बात कह डाली और बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाने की मांग को बुलंद कर दिया। एनडीए एक तरफ बिहार चुनाव सीएम नीतीश के नेतृत्व में लड़ने की बात कह रहा है, वहीं इन नारों ने बिहार की सियासत में एक नया संदेश दे दिया है। नित्यानंद का जोरदार स्वागत और बुलंद नारे कहीं न कहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार को भी चुनौती दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं का जोश बिहार की सियासत में नित्यानंद राय की बढ़ती लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शा रहा है। वहीं मुंबई में ईद के जुलूस के दौरान
फिलिस्तीन का झंडा लहराने का जो वीडियो वायरल हुआ था उस पर अब सियासत गरमाने लगी है। महाराष्ट्र सरकार मंत्री नीतीश राणे ने झंडा फहराने वालों को पाकिस्तान जाने की नसीहत दे दी है। बताया जा रहा है कि 8 सितंबर को मुंबई के मलाड में ईद मिलादुन नबी का त्योहार मनाया गया, लेकिन मामला तब गर्मा गया जब इस जुलूस में कुछ लोग फिलिस्तीन का झंडा लहराने लगे, जिसका वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तो सियासी पारा भी गर्मा गया, जिस पर हमला बोलते हुए नीतीश राणे ने 2 टूक नसीहत दे डाली। पॅलेस्टाईनवर प्रेम असेल, पाकिस्तानवर प्रेम असेल तर तिथे हात लावण्याची क्षमता पण। जो वीडियो वायरल हो रहा है वो मलाड के मालवाड़ी इलाके के गेट नंबर 6 के पास का बताया जा रहा है। दरअसल पहले ईद मिलादुन नबी की छुट्टी 5 सितंबर को थी, लेकिन गणपति विसर्जन को देखते हुए मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में 8 सितंबर के लिए कर दी गई, ताकि दोनों धर्मों के त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सके। लेकिन अब जिस तरह से फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया, उससे माहौल गर्मा गया है। और अब खबर उन्नाव से, जहां पर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 लुटेरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। बताया जा रहा है कि ये लुटेरे चेन स्नैचिंग की कई वारदातों में शामिल थे। इन बदमाशों पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। उन्नाव में पिछले कुछ दिनों से लूट की कई घटनाएं सामने आई थी। लुटेरों ने मंगलवार को भी डाकतार कॉलोनी के एक घर में घुसकर महिलाओं के साथ लूट की थी। लुटेरों ने घर की महिलाओं को बंधक बनाकर घर में रखे जेवर, नकदी और लाइसेंसी रिवॉल्वर लूट ली थी। ये घटनाएं पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई थी। पुलिस ने पूरे इलाके में सर्च अभियान चलाया और त्रिभुवन खेड़ा मोड़ पर चेकिंग के दौरान 2 संदिग्धों को रोकने की कोशिश की। जब ये बदमाश रुके नहीं और इन्होंने भागने की कोशिश की, तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गोली चलाई, जो इनके पैर में लगी। दोनों बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस लूट की वारदातों में शामिल बाकी बदमाशों की तलाश में जुटी है। वहीं झारखंड के झरिया में एक जर्जर मकान की छत गिरने की वजह से 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से बचने के लिए ये लोग एक मकान में शरण लिए हुए थे जब ये हादसा हुआ। जैसे ही ये भवन गिरा, चीख पुकार मच गई। तुरंत जेसीबी बुलाई गई और मलबे को हटाने का काम शुरू किया गया। जैसे जैसे मलबा हटाया जा रहा था, लोगों की आशंकाएं बढ़ती गई। दरअसल इलाके में पिछले कुछ दिनों से जमकर बारिश हो रही है और बारिश से बचने के लिए ही ये लोग बीसीसीएल के जर्जर पड़े भवन में शरण लिए हुए थे। लेकिन हायरी किस्मत कि जिस जगह पनाह ली, वही इमारत भर भराकर गिर पड़ी। तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। इस घटना में 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये घटना बीसीसीएल एरिया 10 के लोधना इलाके की बताई जा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर का पुंछ कुदरत की मार झेल रहा है। यहाँ पर कालाबंद गांव में पिछले 4 दिन से लगातार भूस्खलन की घटना ने स्थानीय लोगों की नींद उड़ा दी है। कहीं मकान ढह गया तो कहीं लेंटर बैठ गया, दीवारों में दरार है। ये हाल 1-2 नहीं, करीब 50 से ज्यादा मकानों का है, जो या तो जमींदोज हो चुके हैं या फिर क्षतिग्रस्त हैं। इन मकानों में रहने वाले 300 से अधिक लोग बेघर हो गए हैं, जिन्हें प्रशासन ने सुरक्षित जगह जाने के लिए कह दिया है। जो मकान भूस्खलन की चपेट में आए, उनमें 3 स्कूल, 1 मस्जिद, कब्रिस्तान और गांव तक जाने वाली मुख्य सड़क भी है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक जमीन धंसने की रफ्तार धीमी जरूर हुई है, लेकिन अब भी खतरा बना हुआ है। एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू में जुटी है, जो लोगों को निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचा रही है। और वहीं राजस्थान के नीमराणा से एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। यहां पर दिन दहाड़े एक किन्नर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। वारदात के बाद किन्नर समाज में भारी आक्रोश देखने को मिला। किन्नर समाज के लोग सड़क पर उतर आए और न्याय की मांग की। हत्या से लोगों में भारी नाराजगी दिखी। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को नियंत्रित करने और हालात काबू में रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस को तैनात कर दिया गया। जहां किन्नर को गोली मारी गई, वहां पास के एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई, जिसमें दिख रहा है कि एक बाइक सवार बदमाश आया और गोली मारकर निकल गया। इसके बाद गाड़ी में बैठे किन्नरों में भगदड़ मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से मधु को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा बताया जा रहा है।
पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपियों को पकड़ने के लिए कई टीम बना दी गई है। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। नशे में धुत एक शख्स ने गले में सांप लपेटकर पूरे गांव में हंगामा मचा दिया और उसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। चौंकाने वाली ये घटना आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले से सामने आई है। गांव वालों को डराते और सांप के साथ खेलते हुए नजर आ रहा व्यक्ति है गोल्लापल्ली कोंडा। वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ दिख रहा है गोल्लापल्ली अपने गले में कोबरा लपेटे हुए है और सांप को देखकर जोर जोर से चिल्ला रहा है कि तूने मुझे काटा, अब देख मैं क्या करता हूं। दरअसल वो अपने आंगन में मूर्तियों की टोकरी से अंडे लेने गया था, तभी उसे कोबरा ने डस लिया। उस समय गोल्लापल्ली नशे की हालत में था। उसने सांप को पकड़ लिया, गले में लपेट लिया। इसके बाद वो गांव की गलियों में घूमकर सांप से डरकर भाग रहे लोगों पर कोबरा को फेंकने की भी कोशिश करता दिखा। गांव वालों के मुताबिक गोल्लापल्ली जब ये हरकत कर रहा था तब सांप ने उसे दोबारा डस लिया। इसके बाद किसी तरह लोगों ने सांप को उससे छीना और मार डाला। फिर गोल्लापल्ली को फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। और वहीं राजस्थान के सिरोही में लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले झोला छाप डॉक्टर्स पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। यहां अवैध तौर पर चल रहे 2 क्लिनिकों को सील कर दिया गया। काछोली इलाके में कार्तिक बंगाली नाम का फर्जी डॉक्टर क्लिनिक चलाता था, तो वहीं माडवाड़ा खालसा इलाके में विरूज रॉय नाम का फर्जी डॉक्टर अपनी दुकान चलाता था। जिला कलेक्टर के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने दोनों अवैध क्लिनिक पर छापा मारा। दोनों पिछले कई साल से बिना किसी मेडिकल डिग्री के लोगों का इलाज करते थे और सस्ते इलाज के नाम पर ग्रामीणों को गुमराह कर ये अवैध रूप से क्लिनिक चला रहे थे। छापेमारी के दौरान दोनों क्लिनिक से बड़ी मात्रा में दवाइयां, इंजेक्शन और अन्य मेडिकल उपकरण जब्त किए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक झोला छाप डॉक्टर गलत दवाइयां देते थे जो अक्सर मरीजों की जान पर भारी पड़ जाती थी। पुलिस ने दोनों फर्जी डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा। मॉरिशस के प्रधानमंत्री से पीएम मोदी की मुलाकात होगी। वाराणसी में सुबह 11:30 बजे यह मुलाकात होनी है। बता दें कि नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ होगी शिखर वार्ता। काशी पहुंच चुके हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम, जिनके साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात होनी है। शिखर वार्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम की होने वाली है। और एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें, आज यूपी और उत्तराखंड दौरे पर रहने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तराखंड के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। शाम 4:15 पर बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे पीएम। 5 बजे शाम का वक्त बताया जा रहा है, जब अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक भी होगी और बैठक में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। इसके पहले पीएम मोदी ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश और पंजाब का हवाई सर्वेक्षण किया था। आपको बता दें कि लगातार भारी बारिश की वजह से कई राज्यों का हाल बेहाल है और इसके पहले प्रधानमंत्री हिमाचल और पंजाब का हवाई सर्वेक्षण कर चुके हैं। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने उस महिला को गिरफ्तार कर लिया है जिसे लोग लेडी डॉन के नाम से जानते हैं। वो अपने पति के साथ मिलकर सूखदार लोगों को निशाना बनाती थी और चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाती थी। लेडी डॉन के नाम से जाने जाने वाली ये वही महिला है जो शहर के पेंट कारोबारी के घर काम करती थी, लेकिन भरोसे का कत्ल कर उसने अपने ही पति और भाई के साथ मिलकर सनसनीखेज चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला था। लेडी डॉन ने पहले घर के अंदर की पूरी जानकारी जुटाई और फिर साजिश रचकर पति और भाई के साथ वारदात को अंजाम दिया। तीनों ने कारोबारी के घर से 3,98,000 रुपए कैश और सोने चांदी के गहने चुरा लिए थे, जिसके बाद इलाके में दहशत फैल गई थी। पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में तब एक बड़ी कामयाबी हासिल की जब रामगंगा विहार इलाके में कारोबारी के घर हुई लाखों की चोरी का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से नकदी और सोने चांदी के जेवरात समेत लाखों रुपए का माल बरामद किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
वहीं बिहार के आरा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। करीब 20 महीने पहले एक शख्स पैसे कमाने के सपने को लेकर ईरान गया था, लेकिन वो जिंदा नहीं लौटा, बल्कि ताबूत में बंद उसका शव पहुंचा। गांव के दरवाजे पर जैसे ही एम्बुलेंस पहुंची, मां अपने बेटे के शव को देखकर दहाड़े मारकर रोने लगी। उसको ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस बेटे का वो पिछले 20 महीने से इंतजार कर रही थी, उसका शव उसके सामने होगा। शव जैसे ही उसके गांव सुखरौली पहुंचा, वहां मातम पसर गया। 30 साल का गौरव कुमार, जो 20 महीने पहले ही रोजगार के सपने को लेकर ईरान गया था, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। गौरव के भाई के मुताबिक उनकी बहनोई दुबई में काम करते हैं। वहीं से उन्हें एक दलाल का नंबर मिला। दलाल ने गौरव को नौकरी का लालच दिया, ईरान भेजा और वहां छोड़कर खुद फरार हो गया। शुरुआत में गौरव ने घर फोन कर बताया था कि उसे तेल के कारखाने में काम करना है, लेकिन जल्द ही हालात बदल गए। एक दिन फोन आया कि गौरव को किडनैप कर लिया गया है और उसे छोड़ने के लिए 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। परिवार को बाद में गुजरात एटीएस से जानकारी मिली कि ईरान और पाकिस्तान के ड्रग पैडलर्स ने गौरव को बंदी बनाया था, जहां उसके साथ टॉर्चर किया जाता है। और आखिरकार पिछले साल 14 अगस्त को फोन के जरिए गौरव की मौत की खबर आई और उसके शव को भारत लाने में 11 महीने लग गए। और आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के चंदौली की, जहां पर अध्यापक की बेरहमी से 12वीं के छात्र की हालत बिगड़ गई। छात्र के गले में चोट आने से उसकी हालत नाजुक बनी हुई है, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उसे बीएचयू रेफर किया। बीएचयू में भर्ती छात्र की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। गले पर चोट आने से उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। छात्र की ऐसी हालत के लिए आदित्य नारायण राजकीय इंटर कॉलेज के अध्यापक को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आरोप है कि जब छात्रों को बस से शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाया जा रहा था, तभी अध्यापक और छात्र की किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद अध्यापक ने छात्र के गले में पड़े आई कार्ड को खींचते हुए उसे बस से बाहर कर दिया। आई कार्ड के पट्टे से छात्र के गले को गहरी चोट पहुंची और उसकी हालत बिगड़ गई। वहीं परिजनों ने अध्यापक के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। अचानक बढ़े नदियों के जलस्तर से कई बस्तियां पानी में डूब गई हैं। लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है। बैराजों से छोड़े जा रहे लाखों क्यूसेक पानी से एक बार फिर गंगा और यमुना उफान पर है। पिछले 2 महीने में प्रयागराज में 5वीं बार बाढ़ ने दस्तक दी है। नदियों से सटे इलाके पानी में जलमग्न हैं। नदियों के किनारे बने घाट और मंदिर पानी की चपेट में हैं। दोनों ही नदियां खतरे के निशान के करीब बह रही हैं। आसपास के कई गांव टापू बन गए हैं। लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। खाने पीने से लेकर रोजमर्रा की चीजें भी लोगों को नसीब नहीं हो रही हैं। नाव संचालकों का भी बुरा हाल है। बाढ़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। लगातार नदियों के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल में बीते दिनों बड़े पैमाने पर हुई हिंसा के बाद अंतरिम सरकार को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। इस बीच अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का नाम सामने आया है। उनके नाम पर सहमति भी बन गई है। काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने उनका समर्थन किया और ये खबर आ रही है कि सुशीला कार्की ने कहा है कि वो नेपाल की अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। तो देखिए, नेपाल इस वक्त अपने सबसे बड़े नागरिक आंदोलन से गुजर रहा है। भ्रष्टाचार और शासन से नाराज जनता ने सरकार का तख्ता पलट कर दिया, लेकिन सवाल यह है कि नेपाल में अब आगे क्या होगा। नेपाल में आज अंतरिम सरकार के मुखिया की घोषणा होगी और उसके लिए नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम सबसे आगे चल रहा है। माना जा रहा है कि सुशीला कार्की मंत्रिपरिषद की अंतरिम अध्यक्ष हो सकती हैं और बहुत संभव है कि इस अंतरिम सरकार का कार्यकाल 6 महीने के कार्यकाल के लिए ही होगा। तो सुशीला कार्की अगर अंतरिम सरकार की मुखिया बन जाती हैं तो उनके सामने मुख्यतः 2 चुनौतियां होने वाली हैं। पहला तो देश में शांति बहाली और दूसरा नेपाल में चुनाव करवाना। ये बड़ी चुनौतियां होने वाली हैं सुशीला कार्की के सामने। अगर अंतरिम सरकार की घोषणा हो जाती है तो उसके बाद ये 2 बड़ी चुनौतियां होने वाली हैं। नेपाल के इतिहास में कयामत वाली क्रांति के पीछे कई चेहरे हैं, लेकिन जो कल ऑनलाइन मीटिंग हुई है उसमें नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस
सुशीला कार्की का नाम जेन जी प्रतिनिधियों ने आगे किया। और सूत्रों के हवाले से खबर यह भी मिल रही है कि सुशीला ने खुद भी हामी भर दी है इस चीज के लिए। उन्होंने कह दिया है कि वो सरकार का नेतृत्व जरूर करेंगी और अब अगर सब तरह से सहमति बन जाती है तो फिर बांग्लादेश वाला मॉड्यूल अमल में यहां पर आ जाएगा। पिछले साल बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया गया था। यूनुस गैर राजनीतिक व्यक्ति थे। सुशीला कार्की का भी राजनीति से दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हालांकि कार्की अपने देश में एक जाना पहचाना नाम जरूर है। तो सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बन सकती हैं और जेनजी ग्रुप्स के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कार्की ने अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने की इच्छा भी व्यक्त की है। बता दें आपको कि सुशीला कार्की नेपाल सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। सुशीला कार्की ने BHU वाराणसी से पढ़ाई की है। 2016 से 2017 तक सुप्रीम कोर्ट की बागडोर भी उन्होंने संभाली है। साथ ही 2017 में कार्की के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। प्रस्ताव का देश भर में काफी विरोध हुआ था और इसे वापस लेना पड़ गया था। तो लगातार देखिए नेपाल से तस्वीरें सामने आ रही हैं। कल तीसरे दिन नेपाल सुलगता हुआ दिखाई दिया, धधकता हुआ दिखाई दिया। वहां हालात अभी भी बेहद खराब हैं और प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं। उन्होंने उत्पात मचाने की यहां पर फिर से कोशिश की, नुकसान करने का प्रयास किया। आपको हम एक तस्वीर दिखाने वाले हैं कि नेपाल को विरोध के नाम पर किस तरह से जलाया गया है, उसकी भी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। केपी ओली अपने मंत्रियों और सांसदों के साथ उनके सभापति बैठते थे उस हॉल में देखिए अब ये मलबे का ढेर है। देखिए, चर्चा यह है कि नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की देश की कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन सकती हैं। सुशीला कार्की भी इस आंदोलन का समर्थन कर रही थी, लेकिन इस आंदोलन ने नेपाल का जो हाल किया वो कई सालों तक भुलाया नहीं जा सकता। पहले कहा जा रहा था कि यह आंदोलन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बैन को लेकर भड़का और उसके बाद अलग अलग तरह की दलीलें सामने आने लगी। अब सवाल ये है कि क्या वाकई ये आंदोलन किसी भीड़ ने सरकार के खिलाफ उपजे गुस्से को लेकर शुरू किया या फिर इसके पीछे कोई प्लानिंग थी। तो नेपाल में प्रदर्शन के दौरान जब पुलिस और सेना का कंट्रोल गायब हो गया था तब उपद्रवियों ने खूब लूटमार मचाई। ऐसे कई वीडियो सामने आए, वायरल हुए, जिसमें प्रदर्शनकारियों का एक अलग ही चेहरा नजर आ रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ उतरे प्रदर्शनकारियों ने एक सुपरमार्केट को लूट लिया, जिसके हाथ जो आया उसे लेकर वो वहां से भागने लगा। इन लोगों ने महिलाओं के नए नए कपड़े, एसी, फ्रिज, किराने का सामान सब कुछ लूट लिया। सड़क किनारे मची लूट में न सिर्फ पुरुष बल्कि प्रदर्शन के नाम पर आई महिलाओं ने भी भरपूर हाथ साफ किया। वो सिर पर सामान लेकर वहां से भागती दिखी। एक दूसरे वीडियो में प्रदर्शन के नाम पर जमा हुए उपद्रवियों ने एक कपड़े के शोरूम को लूट लिया, बाद में उसे तोड़ा भी। तो सुपरमार्केट में लूट के साथ उपद्रव कर रहे प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों के शोरूम को भी फूंक डाला। अब भगवान जाने गाड़ियों के शोरूम में उन्हें क्या दिक्कत थी, लेकिन उनकी इस हरकत से भारत के साथ दूसरे देशों की गाड़ियों के ब्रांड्स को एक बड़ा नुकसान पहुंचा है। काठमांडू के कार शोरूम्स में बड़े बड़े ब्रांड की लाखों की गाड़ियां जल रही थी। बरसों की मेहनत के बाद कहीं जाकर कोई एक कार खरीद पाता है। प्रदर्शनकारियों ने उन गाड़ियों को कुछ मिनटों में ही बर्बाद कर दिया। बर्बाद हुई गाड़ियां भारतीय ब्रांड्स की भी थी। जिस शोरूम में सबसे ज्यादा तबाही दिखी वो भारतीय ब्रांड टाटा मोटर्स की थी। उनके साथ लक्ष्मी और जापानीज कंपनी ह्युंडई की गाड़ियां भी फूंक दी गई। उसी सड़क में ठीक सामने सुजुकी कंपनी की गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। प्रदर्शन के नाम पर अराजकता फैलाने वालों ने भारतीय ब्रांड महिंद्रा की गाड़ियों को भी नहीं बख्शा।